गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो अपनी क्लास है उस क्लास के अंतर्गत नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसमें हमने एक बार आपको बताया था कि एक जो सवर्ण होता है, सवर्ण सवर्ण एक संज्ञा होती है। और ये जो सवर्ण होता है ये किन वर्णों का होता है इसके बारे में पूर्व वीडियो में हमने आपको ज्ञात करवाया था। इस सवर्ण के बारे में कहने के लिए मतलब इसका मतलब ये होता है कि सवर्ण मतलब दोनों वर्ण समान हो, ऐसी एक संज्ञा होती है। तो पाणिनि भगवान ने इस सवर्ण को समझाने के लिए एक अष्टाध्यायी में एक सूत्र का निर्माण किया जिसका नाम है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इस सूत्र में अपन जब देखते हैं तो इसमें एक तुल्य पद है, एक आस्य पद है, एक प्रयत्न है, प्रयत्न और सवर्णम। ऐसे इस प्रकार से इसका जब अपन पदच्छेद करते हैं तो यहाँ पर इस सूत्र में हम जब देखते हैं तो तुल्य पद का मतलब होता है समान, समान, और आस्य पद का मतलब होता है उच्चारण, उच्चारण। और प्रयत्न का मतलब जो प्रयत्न अपन जो कोशिश करते हैं, वैसे प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इस जो सूत्र है इस सूत्र में जो प्रयत्न है इस प्रयत्न का मतलब होता है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न। और सवर्ण का मतलब सवर्ण एक संज्ञा का नाम है। इस सूत्र से तात्पर्य यह सूत्र हमें ये बात बताता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का एक होता है, एक ही होता है, अर्थात उच्चारण स्थान भी एक हो और आभ्यंतर प्रयत्न भी एक ही हो, समान हो, तो उन वर्णों को हम सवर्ण के नाम से जानते हैं। उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा हो जाती है, सवर्ण संज्ञा हो जाती है। अब आप देखेंगे, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर अ धन ई और एक पद में लिखा है अ धन अ, ऐसा लिखा है। अब इनमें से हमें ये ज्ञात करना है कि इनमें सवर्ण कौन सा है, सवर्णवाची वर्ण कौन कौन से हैं। तो इसके लिए इस सूत्र के माध्यम से हम ये समझेंगे कि जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक हो, दोनों का प्रयत्न उच्चारण समान हो, उसका नाम सवर्ण होगा। तब हमने देखा कि जो अ है इस अ का उच्चारण स्थान जब मिलाते हैं तो कंठ होता है, और ई का उच्चारण स्थान जब मिलाते हैं तो तालु होता है। अब यहाँ से हमें डिफरेंस आ गया कि ए का तो कंठ है और ए का तालु है। इसका मतलब आपका उच्चारण स्थान ही दोनों का समान नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य उच्चारण स्थान समान हो और आभ्यंतर प्रयत्न अगर समान नहीं हो तो भी हम उसको सवर्ण नहीं कहेंगे, और अगर आभ्यंतर प्रयत्न समान हो उच्चारण स्थान जो है असमान हो तो भी हम उसको सवर्ण नहीं कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि उच्चारण स्थान भी दोनों का एक ही होना चाहिए और आभ्यंतर प्रयत्न भी दोनों का एक ही होना चाहिए। जैसे इस अ और ई में अपन देखते हैं तो अ का जो उच्चारण स्थान है कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है। अब जब अपन प्रयत्न देखते हैं तो प्रयत्न के अंतर्गत इस अ का आभ्यंतर प्रयत्न होता है विवृत, विवृत होता है, और ई का भी आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, विवृत होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि आभ्यंतर प्रयत्न तो अ का विवृत है, ई का भी विवृत, दोनों का समान है, लेकिन उच्चारण स्थान दोनों के अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अ और ई है ये दोनों वर्ण समान नहीं है, इन दोनों वर्णों को हम सवर्ण नहीं कहेंगे, ये सवर्ण नहीं हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, जैसे अ है, अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और ई का उच्चारण स्थान क्या, अ का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, कंठ होता है। फिर अ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, विवृत होता है, और इस कंठ का जो अ है इसका भी विवृत होता है। यहाँ पर अपन देखेंगे कि ए का देखो उच्चारण स्थान कंठ है और दूसरे वाले ए का भी कंठ है। यहाँ पर इस ए का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत है, दूसरे वाले ए का भी अभ्यंतर प्रयत्न विवृत है।
इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों वर्ण सवर्ण है, इसको हम सवर्ण के नाम से जानते हैं, इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तब एक 2012 में एक रीट में क्वेश्चन आया था कि बताइए इनमें से सवर्ण संज्ञक है, तब ऐसे लिखा गया अ धन ई, अ धन उ, अ धन री और अ धन अ। अब 4 ऑप्शन आ गए। इन चारों ऑप्शनों में हमें ये ढूंढना है कि इनमें से सवर्ण संज्ञक वर्ण कौन से हैं, सवर्णवाची वर्ण कौन से हैं, जिनकी सवर्ण संज्ञा हुई उन कौन से हैं। तब अपन देखते हैं कि ए और ई का जैसे कंठ है, तालु है, विवृत और विवृत है, लेकिन यहाँ कंठ तालु दोनों डिफरेंस है, इसलिए इसको अपन सवर्ण नहीं कह सकते। ए और उ का जो है ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है और उ का उच्चारण स्थान होस्ट होता है, तो यहाँ पर भी ये दोनों सवर्ण नहीं है। यहाँ पर ए का कंठ होता है, री का मूर्धा होता है, तो भी ये दोनों सवर्ण नहीं है। और यहाँ पर जब अपन देखा इसका कंठ होता है, इसका भी कंठ होता है, इसका विवृत होता है, इसका विवृत होता है, इसका मतलब सवर्णवाची वर्ण है, ये इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो ये ऑप्शन में ऐसी प्रश्न आता है, इसका जो ऑप्शन होगा वो द सही होगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ तरीके के प्रश्न होते हैं। अब इन सवर्णों को समझने के लिए, इन सवर्णवाचों जो है, इन सवर्ण को समझने के लिए कि भाई ये जो सवर्ण है, इन सवर्ण संज्ञा कौन किस किस की होती है, इसके लिए अपन को उच्चारण स्थान और प्रयत्नों का ज्ञान करना अति आवश्यक होता है। जब तक हमें उच्चारण स्थान और प्रयत्न नहीं आएंगे तब तक हम सही प्रकार से इनके सवर्ण संज्ञक वर्णों का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए पाणिनि भगवान ने जो वर्ण है उन वर्णों को जो वर्ण है उन वर्णों का वर्गीकरण किया। वर्णों का जो वर्गीकरण किया, इन वर्णों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया है इन्होंने। एक तो उच्चारण स्थान के हिसाब से किया कि जो उच्चारण स्थान है उसके हिसाब से वर्णों का वर्गीकरण हुआ, और दूसरा जो है वो प्रयत्न के माध्यम से वर्णों का वर्गीकरण होता है। तो वर्णों का वर्गीकरण 2 प्रकार के माध्यम से अपन जान सकते हैं, पहला उच्चारण स्थान के नाम से और दूसरा प्रयत्न के नाम से। अब हम जो है उच्चारण स्थान के विषय में समझेंगे कि जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होते हैं, कितने होते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आज का अपना जो मूल टॉपिक है वो है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान को समझने के लिए जो है हमें एक बार इनके जो उच्चारण स्थान है वो कितने होते हैं, एक बार प्रश्न पूछा था कि कितने उच्चारण स्थान होते हैं, तो कोई 7 बताता है, कोई 11 बताता है, कोई 8 बताता है। तब हमारे लिए ये समस्या हो जाती है। देखो ये उच्चारण स्थान, ये जैसे एक मानव है, ये एक मानव है, और इस मानव के जहाँ जहाँ से वर्णों की उत्पत्ति होती है वहाँ वहाँ पर जो है उन वर्णों का उच्चारण स्थान माना जाता है। देखो ये एक मानव बनाया है, और इस मानव को आप देख सकते हो कि यहाँ से हम अपन जो है इसका उच्चारण स्थान देखेंगे कि ये उच्चारण स्थान कैसे कैसे होते हैं। ये जो है मैंने बनाया, ये इनका क्या है, वक्ष स्थल है। ये वक्ष स्थल है। जब उच्चारण होता है तो हम जब बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुखमंडल से हवा बाहर निकलती है, और हम जब विश्राम देते हैं तो विश्राम देते समय हमारे मुखमंडल में हवा वापस चली जाती है। तो जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो कोशिश करते समय हमारा जो वक्ष स्थल है वहाँ वक्ष स्थल से गर्जना उत्पन्न होती है, जिसको हम उरस के नाम से जानते हैं। उरस बोलते हैं, इसे उरह भी बोलते हैं। उरह का मतलब होता है वक्ष स्थल। वक्ष स्थल जहाँ से वर्णों की उत्पत्ति हो रही है। उच्चारण का मतलब होता है कि शब्द का, वर्ण का जहाँ से प्रथम बार उत्पत्ति स्थल है या प्रथम बार प्रकाशन स्थल होता है, उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। इन उच्चारण स्थानों का ज्ञान सामान्य मनुष्य को नहीं हो जाता है, अतः इन उच्चारण स्थानों को अनुभूति गम्य भी कहा जाता है, केवल अनुभव किया जाता है। सामान्य मनुष्य जो है इनका आराम से मतलब पता लगा सकते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। तो जब गर्जना हुई तो गर्जना होते समय यहाँ पर जहाँ से उत्पत्ति हुई वहाँ पर इसका एक उच्चारण स्थान होता है उरस।
उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो गर्जना लेकर हवा ऊपर की ओर बढ़ती है और यह कंठ प्रदेश से होती हुई बाहर निकलती है। तो ये जो कंठ प्रदेश है, इस कंठ प्रदेश से जब बाहर स्पर्श होकर निकलती है तो हमारा दूसरा जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ, जहाँ से कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्णों को हम अपन कंठ्य वर्ण के नाम से जानते हैं। उससे ऊपर वाले हिस्से से जब हवा बाहर निकलती है तो वो हो जाता है तालु, उसको अपन तालु तालव्य वर्णों के नाम से जानते हैं। उससे ऊपर जब चलते हैं तो उससे ऊपर जो वर्ण होते हैं वो होता है, तालु से ऊपर वाला जो वर्ण है वो उसको हम मुर्दा के नाम से जानते हैं। अपना जो मुर्दा है उसको अपन बोलते हैं। और मुर्दा के बाद में जब मुखमंडल से जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे जो है दंत जो है स्पर्श करते हैं, तो वो दंते आ जाते हैं। दंत के बाद में आगे जो है होठ है, उन होठों के माध्यम से अपन उच्चारण करते हैं तो उसको अपन होष्ठ के नाम से जानते हैं, होष्ठ वर्ण बोलते हैं। और होठ के बाद में जहाँ से नासिका से उच्चारण होता है उसको अपन नासिका के नाम से जाना जाता है, उसको अपन नासिका कहते हैं। तो इस प्रकार से जब अपन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 व्याकरण की दृष्टि से जो उच्चारण स्थान होते हैं उन उच्चारण स्थानों की जो संख्या होती है वो होती है 7 उच्चारण स्थान बताते हैं कि 7 उच्चारण स्थान होते हैं। लेकिन हमारी जो पाणिनीय शिक्षा है उस पाणिनीय शिक्षा में ये बात बताई गई है कि सवर्णता के आधार पर जब अपन इसका प्रसंग देखते हैं तो जो उरस है उस उरस का प्रयोग नहीं होने पर सवर्णता की दृष्टि से जो उच्चारण स्थान होता है वो 7 ही होता है। वर्णों की दृष्टि से जब प्रकाशमान की स्थिति होती है तो वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो 8 होता है। इसलिए उच्चारण जो स्थान है वो उनकी संख्या कितनी है, कई बार ये प्रश्न पूछते हैं। तो उच्चारण स्थानों की जो संख्या है वो होती है 8। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो उच्चारण स्थान होते हैं उनकी संख्या होती है 7 होती है। जब हिंट ये देके पूछती है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है तो आपको 7 ही करना है, ठीक है नहीं। और आपसे एक सिंपल प्रश्न ऐसे पूछे कि उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है तो फिर आपको कितने बताने हैं, 8 उच्चारण स्थान होते हैं। इन 8 उच्चारण स्थानों को अपन जो है अलग अलग सूत्रों के माध्यम से अध्ययन करते हैं और इनका उच्चारण स्थान अपन पढ़ते हैं। ये 8 उच्चारण स्थान कौन कौन से हो सकते हैं तो मैं आपके सामने इन 8 उच्चारण स्थानों को लिख के बताता हूँ। देखो, जो पहला उच्चारण स्थान है वो होता है उर बोलते हैं, इसको उरस भी लिखते हैं। कई लोग उरस लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा सब होता है, स का उरह का विसर्ग हो जाता है, इसलिए उरह बन जाता है। ये जो उर है इसको हम अपन हृदय के नाम से जानते हैं, हृदय। और जो दूसरा उच्चारण स्थान है वो है कंठ है। तीसरा उच्चारण स्थान जो है वो सिर है, जिसको अपन मुर्दा के नाम से जानते हैं, जिसको मुर्दा बोलते हैं कि भाई हमारा उच्चारण स्थान क्या है, मुर्दा है। तो अपनी जो हवा है जब उच्चारण स्थान होता है तो कंठ से होती हुई सीधी पहले वो कहाँ जाकर टकराती है, सिर के जाकर टकराती है। जब सिर के जाकर टकराएगी तो सिर स्पर्श हुआ तो उसका उच्चारण स्थान अपन क्या बोलेंगे, मुर्दा बोलेंगे। और इस मुर्दा को कई बार कई लोग मुख्य भी बताते हैं कि वे मुख्य भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सिर है। उसके बाद में नेक्स्ट जो चौथे नंबर का उच्चारण स्थान है, चौथे नंबर का जो उच्चारण स्थान है वो है आपका जीवामूलम। जीवामूलम, जिसको अपन जिह्वा के नाम से जानते हैं, जिसको अपन जिह्वा कहते हैं। पांचवें नंबर का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत, जिसको अपन दांत के नाम से जानते हैं। छठे नंबर का जो उच्चारण स्थान है वह है आपका नासिका। और सातवें नंबर का जो उच्चारण स्थान होता है
वो आपका होता है होस्ट। और 8वें नंबर का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु। ये 8 उच्चारण स्थान हो गए आपके। उरह, जिसको अपन हृदय बोलते हैं, जहाँ से वर्ण का प्रकाशमान जब प्रथम बार होता है, इसलिए उर स्थान बताया। दूसरा कंठ बताया। तीसरा सिर, जिसको मुर्दा के नाम से जानते हैं। जीवा मूलम बताया, जिसको जिह्वा के नाम से जानते हैं। दंत, नासिका और ओष्ठ, तालु। इनमें से पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत एक जो उरह होता है, उरस होता है, उसका उच्चारण स्थान का योग नहीं मानते हैं, उनका प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। इसलिए पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो उच्चारण स्थान होते हैं वो होते हैं 7। सवर्णता की दृष्टि से 7 होते हैं। और ऐसे व्याकरण की दृष्टि से जब अपन देखते हैं तो उच्चारण स्थानों की संख्या बताई गई है 8। ये पाणिनि शिक्षा में भी इस बात को बताते हैं, ऐसा नहीं है कि पाणिनि शिक्षा में जब सवर्णता की दृष्टि से देखते हैं तो उच्चारण स्थान 7 ही होते हैं, और बाकी सवर्णता की दृष्टि से अगर ऐसा नहीं देखते हैं तो उच्चारण स्थान जो है वो 8 ही माने गए हैं। तो आपका जो प्रबल प्रश्न है वो यही है कि सवर्णता की दृष्टि से, लास्ट आपको बता दूं कि सवर्णता की दृष्टि से अगर ऐसा अपन को प्रश्न पूछा कि सवर्णता की दृष्टि से उच्चारण स्थान कितने हैं, उच्चारण स्थान कितने हैं, तब आपको उसकी संख्या बतानी है 7। और दूसरा प्रश्न अगर ऐसे पूछे कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार केवल सवर्णता का नाम नहीं आए के अनुसार उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है, तब आपको बताना है 8। ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार भी उच्चारण स्थान की संख्या मानी जाती है और व्याकरण की दृष्टि से भी ये उच्चारण स्थान की संख्या मानी जाती है। इस प्रकार से ये 8 उच्चारण स्थान होते हैं। इन उच्चारण स्थानों को समझने के लिए पाणिनि भगवान ने अलग अलग नियमों के माध्यम से हमें इन उच्चारणों को समझाया है। जैसे पहला जब अपन पढ़ते हैं तो पहला एक नियम बनाया उन्होंने, अकु है, विसर्जनीया नाम कंठ है। नियम बनाया कि अक्व विसर्जनीय नाम कंठ है। ए का मतलब अ होता है, कु का मतलब कैवर्ग, जिसको अपन कैवर्ग के नाम से जानते हैं। कु चु टू टू पू इसकी एक संख्या होती है जिसको उदित के नाम से जानते हैं। जैसे कु लिख दिया कहीं पर तो उस कु को हम कैवर्ग के नाम से जानेंगे। चू लिख दिया तो चू को चैवर्ग के नाम से जानेंगे। टू लिख दिया तो टू को टैवर्ग के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर अब ऐसे आ का ग्रहण भी हो जाता है। तो जैसे कैवर्ग है, फिर कहा है, विसर्ग है, इनका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ होता है। इनको कंठ वर्ण के नाम से भी जानते हैं, इनको कंठ वर्ण भी कहते हैं। जो कंठ से उच्चारण करने वाले वर्ण होते हैं उनको कंठ वर्ण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो नियम बताया वो आता है इचु ऐसा नाम तालु। इचु ये सा नाम तालु। आप मेरे साथ बोल भी सकते हैं, बोलो एक बार, इचु ऐसा नाम तालु। इचु ऐसा नाम तालु मेरे साथ बोलकर अगर आप उच्चारण करोगे तो आपको सही प्रकार से इसका उच्चारण भी आ जाएगा। इचु ऐसा नाम तालु में देखो ई है, ई से बड़े ई का भी ग्रहण होता है सवर्णता की दृष्टि से। जैसे ई है, फिर चू का मतलब, जैसे कु का मतलब कै वर्ग होता तो चू का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चय वर्ग है। जैसे चय वर्ग है, फिर जैसे यहाँ पर लिखा यह है, फिर स है, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। इसको हम तालव्य वर्ण भी बोलते हैं। तालव्य वर्ण भी इनको कहा जाता है। तालव्य वर्ण जो तालु के माध्यम से बोले जाते हैं, इनको अपन तालव्य वर्ण के नाम से जानते हैं। तीसरा जो आता है उसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं री टू रे सा नाम मुर्दा। ऋतु रसाणाम मुर्दा। देखो ऋतु रसाणाम मुर्दा के अंतर्गत बताया री। अब री से बड़े री का भी ज्ञान हो जाएगा, री। उसके बाद में टू का मतलब टै वर्ग। टै वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से, ट ट ड ड न। फिर आपका आया रै और उसके बाद में आया स। इनका उच्चारण स्थान स और रे ये दोनों क्या है, ये हलंत है।
ध्यान दीजिए, व्यंजन जितने भी होते हैं वो सब हलंत होते हैं। केवल उच्चारण की दृष्टि से या उच्चारण करने के लिए हम स्वरों की सहायता लेते हैं, बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता है। तो री, ट वर्ग, र और स, इनका उच्चारण स्थान होता है मुर्दा। मुर्दा के बारे में मैंने आपको, मुर्दा किसे बोलते हैं? मुर्दा मुख को भी कहते हैं, और मुर्दा मतलब सिर, जिनका उच्चारण स्थान सिर से होता है, मतलब मुख से होता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? मुर्दा के नाम से जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है आपका ली, तू, लसा, नाम, दंता। ऋतु लसा नाम दंता। देखो, ऋतु लसा नाम दंता के अंतर्गत आप देखेंगे ली, फिर तू का मतलब क्या हुआ बताओ? अभी पिछले वाले सूत्र में मैंने बताया हुआ टू का मतलब क्या था? त वर्ग। तो बताओ यहाँ पर तू का मतलब क्या हो जाएगा? त वर्ग हो जाएगा। त वर्ग। त वर्ग में कितने वर्ण? 5 वर्ण। कौन कौन से? त, त, द, द, न। उसके बाद में आपका ल, फिर स, फिर ली, त वर्ग, ल और स, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। इनको अपन दंत्य वर्ण के नाम से भी जानते हैं। कि दंत्य वर्ण कौन कौन से हैं? तो दंत्य वर्ण अपन ये बोलेंगे कि ली, त वर्ग में त, थ, द, द, न, ल और स, इन वर्णों को अपन दंत्य, इसलिए इसको दंती सकार के नाम से जानते हैं। अपन ऐसे तो ही बोलेंगे। अब अगर आपने अच्छी तरह से व्याकरण पढ़ी तो आप कभी ऐसे उच्चारित नहीं कर सकते हैं कि बताओ कौन से स लिखे। अगर आपको इस स के बारे में बताना है तो आप ऐसे इसका उच्चारण करके ऐसे बोलेंगे कि दंत्य स। अगर ये स आएगा तो इसको बोलेंगे मूर्धन्य स, और ये स के बारे में बताएंगे तो ये तालव्य स। कौन से स की बात कर रहे हो? तालव्य स या मूर्धन्य स या दंत्य स? इस प्रकार से आप अपने शब्दों में बोलने की दृष्टि या सुदृढ़ता उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद में 5वां नंबर का जो नियम आता है उसका नाम है उपु पद्मा निया नाम। उपु पद्मानिया नाम मोस्टो। मोस्टो। देखिए, उपु में बड़ा ऊ है। पहले तो लिखा मैंने ऊ, फिर बड़ा ऊ है, इसका मतलब इसमें एक छोटा ऊ कर देंगे पू, और फिर इस ऊ से एक ऊ को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पद्मानीय। पद्मानीय। ये बताते हैं कि ऊ से बड़े ऊ का भी ग्रहण हो जाएगा, प्लस पू का मतलब प वर्ग, प्लस उपपद्मानीय। उपपद्मानीय मैंने पूर्व वीडियो में आपको बताया कि जो उपपद्मानीय है वो क्या होता है। उपपद्मानीय के बारे में मैंने बताया था कि अगर जो अर्ध विसर्ग है वो प और प से पहले आ जाते हैं तो हम उसको उपपद्मानीय के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ ले कि ऐसे देकर पूछ ले कि बताओ इसका उच्चारण स्थान है, इस प्रकार से दे दे, ऐसे दे दे, और फिर आपसे पूछे कि बताओ इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो ये इसको अपन किस नाम से जानेंगे? उपपद्मानीय के नाम से जानेंगे। और उपपद्मानीय का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? होठ होता है, जिसको अपन ओष्ठ बोलते हैं। होठ होता है, ओष्ठ वर्ण होते हैं, जिसको ओष्ठ वर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? ओष्ठ वर्ण बोलेंगे इनको। ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं? उसके बाद में नेक्स्ट अपन जब चलते हैं तो 6 नंबर का जो नियम है वो आता है। 6 नंबर के नियम में अपन पढ़ते हैं य, म, ग, ण, न। य, म, ग, ण, और फिर आया आपका यमगणना नाम। यमगणना नाम नासिका च। यमगणना नाम नासिका च। देखो, ये 5 वर्ण ऐसे हैं जो अपने वर्गों के पंचम वर्ण के रूप में माने जाते हैं। इसने कहा य, म, ग, ण और न। इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। और यहाँ पर एक च की बात बताई कि च भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि नासिका के साथ में इनका उच्चारणीय स्थान और भी होते हैं। तो और कौन से होते हैं कि पूर्व सूत्रों में अपने नियमों में पढ़ा कि देखो, जो ए है इसका उच्चारण स्थान तालु होता है, म है उसका उच्चारण स्थान
होस्ट होता है, ng का उच्चारण स्थान कंठ भी होता है, न का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, न का उच्चारण स्थान दंत होता है, और इनके साथ साथ में इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाता है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक प्रश्न किया कि बताइए ये जो ng लिखा है ऐसे ng, अब इस ng का उच्चारण स्थान बताओ कौन सा है, तो आप दोनों बताओगे, आप ये भी बोलोगे कंठ भी है और दूसरा बोलोगे नासिका भी है, इसके दो उच्चारण स्थान होते हैं। फिर मैंने पूछा कि बताओ कंठ है कि नासिका है, तब आपका आंसर नासिका रहेगा या कंठ रहेगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो ng है इस ng का उच्चारण स्थान होते तो दो है, लेकिन इन दोनों में से भी कोई एक ऑप्शन पूछते हैं आपसे, तो आपको इसका उच्चारण स्थान फिर नासिका वाले ऑप्शन का ही सही करना है, क्योंकि इसका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका ही होता है। केवल पंचम वर्णों के साथ में जुड़े होने की वजह से इनके एक एक उच्चारण स्थान और बढ़ जाते हैं, इस कारण से ये नासिका आगे होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो 7 नंबर का नियम है, उस नियम में अपन पढ़ते हैं कि जो नियम पढ़ा ए दे तो कंठ कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु। मेरे साथ आप उच्चारण भी कर सकते हो। देखो इसके अंतर्गत आप देखोगे, मैंने इसका जब संधि विच्छेद किया तो ये दज हो जाता है। जब पहले को तीसरा वर्ण हो जाता तो संधि कौन सी होती है? जस्तु संधि होती है। ए देतो में कौन सी संधि है? जस्तु संधि है। एत, अब इसमें से मैं अलग निकालूँ तो ये क्या निकला? एत, और ये दो है इसलिए यहाँ पर षष्ठी द्विवचन का रूप बनाया ओस लगाकर। अब एत और एत, मतलब एत से सिर्फ एक ही ग्रहण होगा। मैंने तपर ग्रहण बताया था आपको कि तकार का ग्रहण जहाँ पर हो जाता है उससे पूर्व वाला या बाद वाला जो वर्ण जैसा जिस स्थिति में है उसी के अनुसार अपन वैसा ही उसका उच्चारण पढ़ते हैं, वैसा ही उसको देखा जाता है। तय का मतलब तपर ग्रहण, और तपर ग्रहण के लिए मैंने आपको बताया था तपरस तत्काल से एक समकाल संज्ञा बताई थी। समकाल संज्ञा का मतलब जो अपनी आंखों से जैसा आपने देखा है वैसा ही उसमें उसको समझे। उसके बाद में एत से सिर्फ ए का ग्रहण होगा, मतलब क्या हुआ? इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण है वो क्या है? कंठ है और तालु है। कंठ और तालु क्यों है? क्योंकि ये जो ए है इसमें दो स्वर है। कौन कौन से दो स्वर है? एक तो अ है और दूसरा क्या है? ई है। तो अ क्या है? ए कंठ है, और ई क्या है? ई तालु है, और दोनों को मिलाकर अपन क्या पढ़ते हैं? कंठ तालु पढ़ते हैं। तो दो स्वरों का एक ही जगह दो स्वर मिले तो दोनों का अलग अलग उच्चारण स्थान हुआ, इसलिए दोनों को मिलाकर अपन एक साथ लिख सकते हैं कंठ तालु। कंठ तालु वाले वर्ण कौन कौन से हैं? ई और आई। आई के अंतर्गत भी जो है वो अ और ई होता है, जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ऐ वृद्धि संज्ञक है और ए जो है वो गुण संज्ञक है। जब अ और ई मैं ऐसे बोलूँ कि अ और ई में जब वृद्धि होती है तो वृद्धि होने पर कौन सा स्वर मिलेगा? तो वृद्धि होने पर ऐ बनता है। ये ऐ बनता है, तो यहाँ पर भी इस ए का कंठ बन गया और यहाँ पर इसका तालु बन गया है, इसलिए ऐ का और इस ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु ही होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो 8वां नंबर का है उसमें अपन देखते हैं कि नियम अगला जो नियम आया वो आया ओ दो तो कंठोष्टम। ध्यान दीजिए, ओ दो तो कंठोष्टम, जैसे अपने ई तो पढ़ा वैसे ओ दो तो पढ़ रहे हैं। ओ दो तो के अंतर्गत की देखो क्या है? ओत है और फिर औत है। औत है, तपर ग्रहण हुआ है, इसलिए तपर ग्रहण होने पर हम क्या करेंगे? ओ को सिर्फ ओ ही समझेंगे और औत को सिर्फ औ ही समझेंगे। इसके साथ में कोई सवर्ण संज्ञा को ऐसा नहीं समझे, इसलिए यहाँ पर पाणिनि भगवान ने तय पहले से लिख डाला ताकि कोई समस्या नहीं हो। इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ओष्ठ होता है। कंठोष्ठ होता है। क्यों होता है? क्योंकि ओ जो है उसके अंतर्गत है ए और उ। इन दोनों वर्णों से जब गुण होता है तो ओ बनता है, और इन दोनों वर्णों से जब वृद्धि होती है तो औ बनता है। इसलिए इस कै का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण स्थान होष्ठ हुआ, और दोनों वर्णों के मिलने से जो ओ बना उसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। अगला नियम जो आया 9 नंबर का, उसमें अपन देखते हैं एक आता है वकार से
दंतोष्टम। इस प्रश्न को बहुत बार पूछा है, कंपटीशनों के अंदर भी इस प्रश्न को सबसे पहले पूछने का प्रयास करते हैं, इसलिए आपको ये चित्र से याद होना चाहिए। वकार से दंतोष्टम, सिर्फ व दिया इसमें, जो वकार है इस वकार का मतलब सिर्फ व का जो है उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंत और ओष्ठ, दो उच्चारण स्थान बताए गए हैं इनके। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 10वां नंबर का, जिसको अपन पढ़ेंगे जीवा जीवा मूल्यस्य मूल्यस्य जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम जीवा जीवा मूलम। कहते हैं कि जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम, जीवा मूल का उच्चारण स्थान जीवा मूल होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि जीवा मूल का जीवा जिसको बोलेंगे, तो जीवा मूल्य मैंने बताया था आपको, जो जीवा मूल है जीवा मूलम है, मूल्य है, जीवा मूलम जो है वो बताया था कि जहाँ पर अर्ध विसर्ग क और ख से पहले आ जाता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, जीवा मूलम के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ लिए बताओ इस क और ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, जीवा मूलम, जीवा मूलम होगा, अर्थात जिह्वा इसका उच्चारण स्थान है। क्या उच्चारण स्थान है, जिह्वा इसका उच्चारण स्थान होता है। फिर आता है नंबर 11। 11 नंबर में हम देखते हैं तो एक नियम आता है, नासिका नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य कहते हैं कि भाई जो अनुस्वार होता है, जैसे अपन यहाँ बिंदी लगाते हैं एक, और बिंदी लगाकर एक चंद्र बिंदी बनाते हैं, ये जो चंद्र बिंदी सा ऐसा एक बनाते हैं, इसको अपन किस नाम से है, पूरी वीडियो मैंने आपको बताया था। चंद्र बिंदी बनाकर इस प्रकार से एक चिन्ह होता है, उसको हम जो है अनुनासिक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अनुनासिक के नाम से जानते हैं। और केवल ऐसी इस प्रकार से एक बिंदी लगाकर और चिन्ह सा होता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं अनुस्वार के नाम से जानते हैं, अनुस्वार। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, नासिका अनुस्वार से, ये जो अनुस्वार है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है, नाक के द्वारा इसका उच्चारण स्थान बोला जाता है, नासिका होता है। और जो नाक के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण है उसको हम नासिका वर्ण, तो नासिका अनुस्वार से और अनुस्वार से अनुनासिक है। और जो अनुस्वार में जो वर्ण है, अनुस्वार के माध्यम से जो बोले जाने वाले वर्ण है उनको ही हम अनुनासिक के नाम से जानते हैं। तो अनुनासिक वर्ण में भी नासिका ही आता है, अनुनासिक वर्ण में भी नासिक आता है। जैसे पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अनुनासिक होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर पाणिनि भगवान ने एक नियम बताया था, मुख मुख नासिका नासिका मुख नासिका वचनो अनुनासिक है, वचनो अनुनासिक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख सहित नासिका के द्वारा जिसका उच्चारण होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, अनुनासिक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नासिका के द्वारा उच्चरित वर्ण होते हैं वो तो केवल 5 ही वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, य म ग ण न। ये जो 5 वर्ण हैं, इन 5 वर्णों को हम अनुनासिक या अनुस्वार के नाम से जानते हैं। यही वर्ण हमेशा अनुनासिक या अनुस्वार के रूप में विद्यमान होते हैं। वो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से जहाँ पर स्थित होते हैं उसी हिसाब से इनका उच्चारण किया जाता है। तो इस प्रकार से जहाँ जो है नासिका के द्वारा उच्चरित होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, अनुनासिक के वर्ण बोलेंगे। तो अनुस्वार जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है, इसलिए इसको नासिका वर्ण कहा जाता है। अब आपको ये विदित होना चाहिए कि जिस प्रकार हमने अनुस्वार पढ़ा, उच्चारण स्थान पढ़े, तो इन उच्चारण स्थानों के अंतर्गत एक चीज़ का निष्कर्ष निकल के आते हैं कि ऐसे कौन से वर्ण हैं, ऐसे कितने वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान 2-2 होता है, 2-2 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। तो हमने एक तो पढ़ा य म ग ण और न। ये जो वर्ण है इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका के साथ साथ में और भी होता है, जो अपन वर्गों के हिसाब से पढ़े हैं। तो नासिका के साथ साथ जैसे इसका उच्चारण स्थान मैंने बताया कि इसका उच्चारण स्थान तालु होता है, इसका
होस्ट होता है, इसका कंठ होता है, इसका मूर्धा होता है, इसका दंत होता है और फिर नासिका भी होता है। तो ये जो 5 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान दो दो है, दो दो उच्चारण स्थान के नाम से बोला। और कौन सा वर्ण है जिनका दो दो उच्चारण स्थान है? तब अपन ने पूर्व में पढ़ा कि एक तो ए है, एक आई है, इनका उच्चारण स्थान भी दो दो पढ़ा। कौन कौन सा पढ़ा? कंठ और तालु, इनका भी दो दो है, तो ये भी दो हो गए। और जैसे हमने पढ़ा ओ और औ, इनका भी उच्चारण स्थान क्या है? दो दो है। कौन कौन से? जैसे कंठ और होस्ट, इसका भी दो दो हो गया, तो कंठ होस्ट हो गए। तो दो दो उच्चारण स्थान देखो, दो तो ये हो गए, दो ये हो गए और 5 ये हो गए। संख्या कितनी हो रही है अपनी यहाँ पर? 9 हो रही है। और एक अपन ने पढ़ा था वकार से दंतोष्टम, दंतोष्टम वकार से दंतोष्टम पढ़ा। तो इसमें भी हमने ये जो व था, इस व का उच्चारण स्थान दो पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? दंत और ओष्ठ पढ़े हैं, जिसको एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि बताओ वकार का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत और ओष्ठ दोनों होते हैं। ऑप्शन में भी पूछते हैं और काफ़ी ऐसी कॉम्पिटिशन्स है जिसके अंतर्गत इसको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो 10 ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान दो दो होते हैं, दो दो होते हैं, ऐसा आपने यहाँ पर ज्ञात किया है। और इसके अलावा सभी जितने भी अयोगवाह उच्चारण स्थान है उन सब का एक एक होता है। एक मैंने आपको बताया था दुस्पष्ट वर्ण का ज्ञात करवाया था। जब मैं आपको वर्णों का ज्ञान करवाया था तो वहाँ पर दुस्पष्ट वर्ण का ज्ञान करवाया था। दुस्पष्ट जो वर्ण है वो मैंने आपको इस प्रकार से एक लय के रूप में बताया था। लय सा दिखता है लेकिन ये लय नहीं होता है, इसको अपन डे के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो वेदिक है, वेद में इसका प्रयोग किया जाता है कि ये जो ड है, इस ड के दोनों तरफ स्वर हो, दोनों तरफ स्वर हो, तो ये ड किस में चेंज हो जाता है? ये ड जो है वो इस वैदिक प्रक्रिया की जो लय जैसा दिखता है उसके रूप में ये चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको वहाँ पर बताया था मृ ड, ऐसा एक उदाहरण दिया था। तो यहाँ पर देखो री के बाद में ड और ड के बाद में फिर अ, ऐसा आ रहा। देखो मैं में री है, फिर ड में अ है, तो दो स्वरों के बीच में होने की वजह से इस ड के स्थान पर एक दुस्पष्ट वर्ण होता है जो केवल वैदिक प्रक्रिया में ये आता है। वेदों में इसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। अब इसको, इस मृडे को अपन ऐसे लिखेंगे, मृड ऐसे लिखा जाता है, उसमें इसको ड के माध्यम से उच्चारित किया जाता है। तो दुस्पष्ट वाला जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका उच्चारण स्थान वही होगा जो ड का उच्चारण स्थान होगा। तो दुस्पष्ट वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो क्या हुआ? मुर्दा ही हुआ। क्यों हुआ मुर्दा? क्योंकि ये ड ही है और ड के रूप में ही यहाँ पर वैदिक प्रक्रिया में इस ड के दोनों तरफ जब स्वर होता है तब ये इस प्रकार की प्रक्रिया में लिखा जाता है। फिर मैंने आपको एक यम बताया था, यम कि यम कितने होते, तो यमों की संख्या मैंने 4 बताई थी। 4 यम में मैंने आपको बताया था कि वर्गों के जो प्रारंभिक 4 वर्ण है, उस वर्गों के प्रारंभिक 4 वर्णों के द्वित्व के बाद में, द्विआवर्ती होने के बाद में अगर पंचम वर्ण आता है तो द्वितीयक जो वर्ण होता है उसको हम यम के नाम से जानते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था पली, पली कनी। पली कनी में आप देखेंगे कि वर्ग का ये पहला वर्ण है, वर्ग का ये पहला वर्ण है और ये जो पंचम वर्ण है न, अब ये 2 बार यहाँ पर इसकी द्विआवर्ती हुई है। तो जो द्वितीयक वर्ण है का, इसको हम अपन यम के नाम से जानते हैं। तो ये जो द्वितीयक यम है, इस यम का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? इस यम का उच्चारण स्थान भी नासिका होता है। इसको नासिका वर्ण के नाम से जाना जाता है, इसको नासिका बोलेंगे। तो फिर पूर्व वाले का उच्चारण स्थान क्या हुआ? पूर्व वाले का तो वही कंठ ही रहेगा और द्वितीय वाला जो का है उसका उच्चारण स्थान नासिका होगा, कंठ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो द्वितीयक वर्ण है इसको यम के नाम से जानते हैं और जो यम होते हैं उस यम का उच्चारण स्थान नासिका होता है। इस कारण से इनको नासिके वर्ण भी बोला जाता है। तो यम की संख्या कितनी है? 4 है। इस प्रकार उच्चारण स्थान की दृष्टि से नासिके वर्णों की कुल संख्या कितनी हुई? नाक के द्वारा बोले जाने वाले वर्णों की संख्या कितनी हुई? जब नाक के द्वारा उच्चारण किए जाने वाले वर्णों की जो संख्या अपन जब देखते हैं तो यहाँ पर देखो य म ग ण न, 5 वर्ण तो यह हैं जिनका नासिका के द्वारा किया जाता है और एक यम ऐसा है, 4 वर्ण ऐसे हैं जिनको भी हम नासिका के माध्यम से बोले जाते हैं।
तो 5 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, और एक मैंने आपको बताया था अनुस्वार। जो अनुस्वार होता है उस अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका ही होता है, तो एक अनुस्वार हो जाता है। इस प्रकार से नाक के द्वारा उच्चरित होने वाले वर्णों की जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, कुल मिला के 10 हो जाती है। 5 तो नासिका वर्ण हो गए, यम पंचम वर्ण हो गए, और 4 जो है वो यम हो गया, और एक अनुस्वार हो गया जो अपन ने पढ़ा है पिछले सूत्र में कि जो नासिका के द्वारा उच्चरित वर्ण होता है अनुस्वार से नासिका च। अनुस्वार में जो वर्ण होते हैं उनको अपन नासिका के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपके जो उच्चारण स्थान है उन उच्चारण स्थानों के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की है। आशा है कि आप जो है उच्चारण स्थान के विषय में आपका ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा। आपको ये वीडियो और ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी तो आप इस क्लास को जो कमेंट बॉक्स है उसके अंतर्गत आप अपने सुझाव ज़रूर दें, और सब्सक्राइब्स करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।